हम अपनी बिजनेस टर्म्स को, अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो है वो है परचेज। देखो, जनरली हम परचेज क्या कहते हैं, जब हम कोई भी सामान लेकर के आते हैं हम उसको कहते हैं परचेज करना। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो टर्म जो परचेज है वो यूज की जाती है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की परचेज के लिए। बिजनेस कौन सी गुड्स? जिन गुड्स में आपका बिजनेस डील करता है, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए गुड्स का मतलब आप रॉ मटेरियल एक्वायर करते हो और उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो और उनकी सेल करते हो। ट्रेडिंग कंसर्न, आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न दो अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब क्या है? आपको बनाना भी है और फिर उसको बेचना है। जबकि ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या है? आपके पास पहले से बना बनाया प्रोडक्ट है जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। तो दोनों पर्पज में ही, यानी दोनों कंसर्न के में आपका मेन पर्पज क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है सेल करके। तो परचेज का मतलब क्या है? जब आप गुड्स परचेज करते हो अब रीसेल पर्पज के लिए, तो उसको कहा जाता है परचेज। जैसे मान लो एक कपड़ा व्यापारी है, क्लॉथ मर्चेंट है, वो अगर क्लॉथ परचेज करता है तो वो गुड्स है। लेकिन अगर वो ही क्लॉथ मर्चेंट फर्नीचर परचेज करता है ताकि उसके कस्टमर बैठ सके, तो वो फर्नीचर गुड्स नहीं है, वो फर्नीचर क्या है? वो फर्नीचर उसकी असेट है और अलग से फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ एक फर्नीचर वाला पर्सन फर्नीचर परचेज करता है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है? उसके लिए फर्नीचर उसकी गुड्स हैं और वो एज ए गुड्स या एज ए स्टॉक उसको शो करेगा। उसके लिए अगर वो कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, वो सब थिंग्स उसके लिए परचेज असेट में इंक्लूड होंगी, परचेज नहीं होंगी। अब परचेज में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज। यानी चाहे आप कैश दे करके कोई सामान मीन्स आपकी गुड्स जिनमें आप डील करते हो वो परचेज करो या क्रेडिट में परचेज करो। ठीक है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? जो गुड्स आपने परचेज की थी, जब आप उनको सप्लायर को रिटर्न करते हो किसी भी रीजन से, तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को ही आप क्या कहते हो? रिटर्न आउटवर्ड भी बोल देते। क्लियर है? यस मैम। देन कहते हैं सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब क्या है? वही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में आपकी जो गुड्स या सर्विसेज थी उनकी ओनरशिप आप कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हो। मान लो आपने कंप्यूटर सेल किया, आपने कंप्यूटर सेल किया एक्स को, तो आपने कंप्यूटर की ओनरशिप एक्स को ट्रांसफर कर दी और एक्स ने बदले में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे कर दिया, तो वो आपकी टर्म सेल कहलाएगी। अब यहाँ पे भी थिंग क्या आती है? सेल भी तभी यूज की जाएगी जब आप उन्हीं गुड्स की सेल करते हो जो आपने परचेज की है रीसेल पर्पज के लिए। यानी वही वाली चीज परचेज के साथ सेल रहेगा, यानी सेल भी सिर्फ गुड्स की होगी, आपकी असेट की सेल, आपकी सेल्स कंसीडर नहीं होगी। इसके अंदर रिवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उससे जितना रिवेन्यू अर्न होता है वो भी आपकी सेल्स में इंक्लूड होगा। लेकिन आपने अगर कोई असेट सेल की है तो वो आपकी सेल्स कंसीडर नहीं होगा। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर कोई कपड़ा व्यापारी कपड़ा बेचता है तो वो सेल्स होगी, लेकिन अगर कपड़ा व्यापारी फर्नीचर सेल करता है तो वो सेल्स नहीं होगी। ठीक है। सेल में भी वही चीज है, आपकी कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड
होंगी, कैश सेल्स भी, क्रेडिट सेल भी। फिर कहते हैं सेल्स रिटर्न। अगर आपको कोई सामान यानी कस्टमर को कोई सामान पसंद नहीं आता है या उसमें कोई डिफेक्ट है तो कई बार वो गुड्स को रिटर्न कर देता है, उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न क्या थी? रिटर्न आउटवर्ड, आप बाहर वापस कर रहे हो। सेल्स रिटर्न का मतलब आपके पास सामान वापस आ, ठीक है। यस मैम। देन कहते हैं स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या है? देखो स्टॉक का मतलब वो वैल्यू या ये कहें हम वो गुड्स जो आपने परचेज तो की है रीसेल पर्पज के लिए, लेकिन ईयर एंड पे या ये कहे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे वो अनसोल्ड रह गई है। यानी आपकी टोटल परचेज में से वो अमाउंट जो आप ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं कर पाए हो वो आपका स्टॉक बन जाएगा। अब स्टॉक भी दो तरीके का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? वो गुड्स जो ईयर के बिगिनिंग में आपके पास अनसोल्ड है, यानी आपने नया सामान नहीं खरीदा है अभी तक, वो गुड्स आपकी ओपनिंग स्टॉक में आएंगी। जबकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो ईयर एंड पे आपके पास जितना सामान बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। हर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। देन कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? देखो एक मैन्युफैक्चरर के लिए तो इन्वेंट्री चार तरीके की हो सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कौन है? जो सामान बनाएगा भी और बेचेगा भी। तो उसके पास इन्वेंट्री किस तरीके की हो सकती है? उसके पास इन्वेंट्री हो सकती है रॉ मटेरियल की, जो उसने कच्चा सामान खरीदा है। मान लो भाई आपका एक टेलर ही है, सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान है जो कपड़े सीलती भी है और सील करके, मतलब जैसे हम कहते हैं ना फैशन डिजाइनर कह लो या बुटीक कह लो, जो कपड़ा परचेज करके उनको ड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो उनके पास रॉ मटेरियल जितना है, यानी अभी जितना कपड़ा है जो उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए परचेज किया है और अभी तक यूज नहीं हुआ है, वो आपका क्या होगा? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देन कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अभी वो प्रोसेसिंग में, वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में। मान लो ड्रेस बननी है लेकिन अभी उन्होंने कपड़ा कट करके बनानी शुरू की है, प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, तो वो क्या होगी? वो होगी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की। अब वर्क इन प्रोग्रेस की अगर वैल्यूएशन करनी है तो कैसे की जाएगी? कि कितनी आपकी रॉ मटेरियल उसमें यूज हुई है, कितनी आपकी लेबर की कॉस्ट है, कितना आपका पावर, फ्यूल और बाकी के एक्सपेंसेस उसमें यूज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे क्लॉथ मिल्स का केस हम जो कह रहे हैं बुटीक का ही ले लेते हैं, तो आपके थ्रेड्स और अनफिनिश्ड क्लॉथ्स जो हैं वो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होगी। देन कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड का मतलब क्या है? वो गुड्स जो कंप्लीटली बन चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है और सेल के लिए तैयार है, लेकिन इस ईयर में सेल नहीं हो पाई है, वो है आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री। जैसे क्लॉथ मिल के केस में भाई आपके पास मान लो ड्रेसेज बन के तैयार है, तो वो आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री। फिर कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? ये जो आपने बना बनाया सामान खरीदा है सिर्फ सेल पर्पज के लिए, उसमें से जितना सामान बच गया वो आपकी इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। देन क्या
कहते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है कि कितनी आइटम्स आपके पास गोडाउन में है और उनकी क्वांटिटी के साथ। जब भी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री एनालाइज करते हो तो ये चीज जरूर देखो कि कितना सामान ऐसा है जो आपने सेल कर दिया है लेकिन अभी अनडिलीवर्ड है। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर है, हमने देखा होगा 31 मार्च के दिन ईयर एंड सेल जो बोल के आती है, वो क्या है, उस दिन ऑर्डर तो प्लेस होते हैं लेकिन क्या वो सेम डे आपको डिलीवर हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो वो सामान आपका स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी एज ए सेल ही कंसीडर होगा। सेम वे आपने सामान परचेज किया है और रिसीव किया है, लेकिन जब तक आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। और कौन कौन सी चीजें इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगी, देखो, गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेस। अगर आपने कोई सामान ऐसा भेजा है जो सेल या रिटर्न बेस पे है तो वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। सेम वे आपने अपने एजेंट को भेजा है लेकिन उनके पास अभी तक बिका नहीं है तो वो भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। और इन्वेंट्री हमेशा कहाँ शो की जाएगी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कंसीडर होगी। क्लियर है? यस मैम। देन कहते हैं डिफरेंस क्या है स्टॉक और इन्वेंट्री में। देखो, स्टॉक और इन्वेंट्री में जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टॉक का मतलब है उन वैल्यू ऑफ दोज गुड्स जो परचेज की गई है रीसेल पर्पज से और अभी तक बिकी नहीं है, जबकि इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक भी इंक्लूड होता है। यानी स्टॉक जो होते हैं हम ये कह सकते हैं वो ट्रेडिंग फर्म्स में होते हैं, जबकि इन्वेंट्री जो होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। फिर कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो आपको रिसीव करना है, किस वजह से आपने गुड्स या सर्विसेज को सेल किया है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। तो ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें आती, एक डेटर और एक बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो पर्सन होते हैं या वो फर्म होती है जिनको आपने क्रेडिट पे सेल किया है, यानी जिनको आपने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट के ऊपर सेल की है और उनसे आपको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मान लो आपने मोहन को 50,000 का सामान बेचा क्रेडिट पे, और तो जब तक मोहन आपकी पेमेंट नहीं करेगा वो आपका डेटर रहेगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल बनता है उस पर्सन के लिए जो उसको लिख के देता है और उस पे अपनी मतलब एक्सेप्टेंस लेकर के, मतलब भाई ड्रॉई से एक्सेप्टेंस लेकर के उसे अपने पास वापस रख लेते। कहोगे मैडम समझ में ही नहीं आया, इसका मतलब तो क्या है। बिल रिसीवेबल जो है वो एक अकाउंटिंग टर्म है जो यूज की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। अब क्या होता है, कई बार मान लो दुकानदार है, उसको ये अश्योरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपको, मतलब भाई गारंटी नहीं है कि वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में दुकानदार क्या करता है, उस डेटर के नाम से एक बिल बना करके देता है जिसपे डेटर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, साइन करता है कि मैं इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। और आप चाहो तो इस बिल को यानी इस रिसीट को किसी और को एंडोर्स भी कर सकते हो। एंडोर्स का मतलब भाई आप आगे पेमेंट कर सकते हो इस बिल के थ्रू, या आप बैंक से भी कैश निकलवा सकते हो। ठीक है,
तो उससे क्या है, उस दुकानदार को एक अश्योरिटी रहती है कि एक फ्यूचर डेट पे उसको उतना अमाउंट मिल जाएगा, या वो चाहे तो बैंक से उसको डिस्काउंट, यानी एक तरीके से बैंक से उसको कैश भी करा सकते। ठीक है, क्लियर हुआ बिल रिसीवेबल क्या होता है? यस मैम। यस मैम। देन कहता है कि ट्रेड पेबल्स क्या है। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के बदले में सामने वाली पार्टी को, यानी मतलब किसी थर्ड पार्टी को पे करना है, वो अमाउंट आपका क्या है, ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड होता है। ट्रेड पेबल के अंदर आपके क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं। क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन या वो फर्म जहां से आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, और उनकी पेमेंट अभी आपको करनी है, अभी तक आपने की नहीं है, तो वो आपके क्रेडिटर्स माने जाएंगे। बिल्स पेबल का मतलब क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल पेबल बनेगा कब, जब मान लो सामने वाला पर्सन जो है उसने बिल एक्सेप्ट किया और ड्रॉर को रिटर्न कर दिया। जस्ट ए मिनट। ऑडिबल है? यस मैम। तो हम कर रहे थे बिल्स पेबल, सेम जैसे बिल रिसीवेबल था जहां पे आप बिल बना करके देते हो और वो आपको साइन करके अप्रूव करके देते हैं। बिल्स पेबल का मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी आपको बिल बना के देती है जिसको आप एक्सेप्ट करते हो और उसे रिटर्न कर देते हो। बिल पेबल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज की जाने वाली एक अकाउंटिंग टर्म है जो क्रेडिटर्स के फेवर में यूज की जाती है। यानी जितना अमाउंट स्पेसिफाइड है बिल के ऊपर, वो एक फ्यूचर डेट पे आप क्या करते हो, पे कर देते हो। ठीक है, फिर कहते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, वो सारी थिंग्स जो आपने परचेज की है रीसेल पर्पज के लिए, और या फिर जो आपने प्रोड्यूस किया है एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करने के पर्पज से। जैसे फर्नीचर डीलर है, चेयर्स या टेबल्स बना रहे हैं, तो वो उसके लिए गुड्स होंगी, जबकि बाकी लोगों के लिए, फर्नीचर डीलर के अलावा बाकी लोगों के लिए फर्नीचर असेट होगी। सेम वे स्टेशनरी ट्रेडर के लिए स्टेशनरी, भाई नोटबुक बुक्स क्या है, गुड्स है, जबकि बाकी के जो बिजनेसमैन है उनके लिए स्टेशनरी सिर्फ क्या है, एक असेट या एक एक्सपेंस है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब जितना अमाउंट, जितने रिसोर्सेज आपने किसी गुड्स या सर्विसेज के बदले में सेक्रीफाइस किए हैं, गिव अप किए, उन रिसोर्सेज को आप मनी या मनी टर्म्स में मेजर कर सकते। CIMA लंदन कहते हैं कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई एस कॉस्ट क्या है, वो अमाउंट है चाहे वो एक्चुअल में आपने किया है या नहीं किया है, लेकिन जिसको आप एक पर्टिकुलर थिंग के बदले में एट्रीब्यूट कर सकते हो, या पर्टिकुलर एक्टिविटी के बदले में एट्रीब्यूट कर सकते हो। वो पर्टिकुलर थिंग एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सर्विस भी हो सकती है, एक एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे मान लो मशीनरी है, या सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, आपके स्कूल वालों ने आपके लिए फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करने में फर्नीचर का परचेज प्राइस, देन उसको स्कूल तक लाने का खर्चा, फिर आपकी क्लासरूम्स तक पहुंचाने का, और फिर उसमें सेट कराने का, तो जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा आपके फर्नीचर की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अब वो खर्चा चाहे से एक्चुअल में हो और चाहे से नोशनल में हो।
एक्चुअल और नोशनल का मतलब क्या है? एक्चुअल का मतलब भाई जितनी आपने एक्चुअल में पेमेंट की है वो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और नोशनल का मतलब क्या है कि आपका उसमें कोई कैश आउटले नहीं हो। जैसे भाई जो तुम्हारे जो वर्कर्स थे जिन्होंने फर्नीचर को ऊपर चढ़ाया वो आपके खुद के थे, या ये कहे आपके खुद के फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने ये काम कर दिया, जिनको आपने कोई पेमेंट नहीं की, तो वो आपका नोशनल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जैसे आप मान Yes. लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो और अपने घर में ही चला रहे हो, तो घर में आप कोई किराया नहीं देते हो, लेकिन अगर कहीं और चला रहे होते तो किराया देना पड़ता ना। तो वो जो रेंट है अपने खुद के घर का या खुद की फैक्ट्री का, वो आपके लिए नोशनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है? फिर कहते हैं कि वाउचर क्या है? वाउचर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको क्या करता है, आपको ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करता है कि आप उस वाउचर के बेस पे कर सकते हो, और उसी के बेस पे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग सेपरेट वाउचर होता है, और वो स्पेसिफाई करता है कि आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करता है। वाउचर की जो फॉर्म है वो भी वेरी करती है फर्म टू फर्म, क्योंकि वाउचर जो है सेपरेटली प्रिंट किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू। वाउचर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के थ्रू, और हर वाउचर जो है उसको नंबरिंग भी दी जाती है और काउंटर साइंड होता है ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है? फिर कहते हैं कि डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का मतलब क्या है? कोई रिबेट या कोई अलाउंस दिया है सेलर ने बायर, any allowance or any rebate given by seller to the buyer। अब डिस्काउंट भी दो तरीके का, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो एक सेलर अपने कस्टमर्स को देते हैं एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर या अपनी फिक्स कैटलॉग प्राइस के ऊपर, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वो आपकी बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है आपकी इनवॉइस में से डिडक्ट होता है या कैश मेमो में से डिडक्ट होता है। जैसे मान लो तुमने बुक परचेज की एक पर्टिकुलर शॉप से, तुम कहते हो मैडम कहीं से भी ले लो, ये तो 20% लेस प्राइस पे ही देगा, तो वो क्या है? वो है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? जब डिस्काउंट ऑफर किया जाता है कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जिससे कि वो फटाफट से पेमेंट कर दे, तो वो है कैश डिस्काउंट। जनरली आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन में एक चीज चलती है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि 5% कैशबैक इफ पे थ्रू ऑनलाइन मोड। भाई अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ना करके ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिले। तो वो क्या है? वो एक तरीके से आपका कैश डिस्काउंट है। या मान लो आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, आपका सेलर कहता है कि अगर आप एक वीक के अंदर पेमेंट कर दोगे मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो वो आपका कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट आपका हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है? फिर कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत पॉपुलर है, जनरली टर्म सुनी होगी। पहले क्या होता था? पहले अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। उन सबको हटा करके एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है आप पे करते हो परचेज के टाइम पे, और कलेक्ट किया जाता है सेल के टाइम पे, यानी सेलर जो है कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, देन ma'am. कहते हैं कि एंट्री क्या है? एंट्री का मतलब क्या है? जब एक ट्रांजेक्शन या एक इवेंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो उसको बोलते हैं एंट्री।
बैड डेट क्या है? वो अमाउंट जो डेटर ने आपको पे करने से मना कर दिया है कि मैं तो नहीं देता, डेटर से इरिकवरेबल है, वो अमाउंट आपका बैड डेट है। ये जो है वो आपका बिजनेस का लॉस होता है और इसीलिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो एज एन एक्सपेंस। फिर कहते हैं कि इनसॉल्वेंट। कई बार तुमने सुना होगा अपने घर में अपने पेरेंट्स से या बड़े बूढ़ों से कि वो तो दिवाला निकाल के भाग गया। ठीक है, इनसॉल्वेंट का हिंदी में मतलब दिवालिया ही होता है। दिवालिया का मतलब क्या है? जब एक पर्सन या एक एंटरप्राइज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके तो उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट। भाई वो लोगों की उधारी नहीं चुका सकता है तो इसीलिए उसको कहते हैं इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो इजीली लोगों का पैसा पे कर सकता है वो है सॉल्वेंट। फिर कहते हैं स्टोर। स्टोर का मतलब क्या है? स्टोर यूज किया जाता है उस सामान के लिए, उस मटेरियल के लिए जो आपके एंटरप्राइज ने रखा है कंजम्पशन पर्पज के लिए, ना कि रीसेल पर्पज के लिए। जैसे आपके मशीन के स्पेयर पार्ट है, लुब्रिकेंट ऑयल्स है, आपका पैकिंग मटेरियल है, वो सब आपके स्टोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू अकाउंटिंग टर्म्स में मतलब क्या है? इनकम, रिकरिंग नेचर की जो इनकम है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, यानी रेगुलर नेचर की इनकम होनी चाहिए। इसमें आपकी गुड्स सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है वो भी इंक्लूड होगा, सर्विसेज देने से जो अमाउंट रिसीव होता है वो भी इंक्लूड होगा, साथ ही साथ अगर आपको कोई रेंट, कमीशन, डिविडेंड कुछ भी रिसीव होते हैं वो सब आपकी रिवेन्यू में इंक्लूड होगा। यानी रिवेन्यू के लिए क्या है? वो सारी इनकम जो आपके डे टू डे अफेयर्स में इंक्लूड होती है और रेगुलर नेचर की इनकम है वो आपकी रिवेन्यू। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो आपकी फर्म ने अपनी रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न की है, जैसे मान लो सेल से की है तो वो आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू के अंदर आपके कमीशन, रेंट, डिविडेंड वो सब इंक्लूड होते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो सब चीजें इंक्लूड नहीं होती। देन कहते हैं एंटिटी। एंटिटी या बिजनेस यूनिट का मतलब क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट, एक ऐसी बिजनेस फर्म जो फॉर्म की गई है किस पर्पज के लिए? इनकम अर्न करने के पर्पज के लिए, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करो चाहे आप गुड्स को सेल करो। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, वो सब आपकी एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी मानी जाती है। देन कहते हैं टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड आपने टोटल सेल कितनी की है वो होती है आपकी टर्नओवर। लाइव स्टॉक, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बछड़े हो गए, घोड़े हो गए या वो सब आपके लाइव स्टॉक में इंक्लूड होंगे। तो कहोगे मैडम ये कहाँ काम आते हैं? अब मान लो डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्म में एसेट क्या होगी? आपकी गाय भैंस तो एसेट होंगी। ठीक है, फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जब आप फंड्स डिप्लॉय करते हो शेयर्स या डिबेंचर्स में। डिप्लॉय का मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट करना। जब आप अपना पैसा, जब आप अपनी मनी इन्वेस्ट करते हो शेयर्स या डिबेंचर्स में ताकि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव हो, अर्निंग रिसीव हो, वो अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है।